लेट्स कंटिन्यू। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ना फर्स्ट 5 सम्स कर दिए थे, so we will start with the next sum, that is sum number 6. Now if you read this question properly, क्या बोलते हैं देखो, find the side and the perimeter of a square whose diagonal is 10 centimeter. मतलब there are two things that you need to find. You need to find the side and you need to find the perimeter of a square. तो क्या क्या चीज चाहिए मेरे को, यहाँ पर साइड भी ढूंढना है, पेरीमीटर भी ढूंढना है, एंड क्या वैल्यू देके रखा है मुझे, डायगोनल का वैल्यू देके रखा है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ पहले, उसके बाद है ना आप लोग साथ साथ में सॉल्व करना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस इज माई सोल्यूशन 6। तो यहाँ पर मुझे बोला क्या है, तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ, ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए। मेरे को एक स्क्वायर बोला है, ठीक है, तो मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ। मेरा डायग्राम थोड़ा आंकड़ा तिकड़ा हो सकता है, लेकिन बाद में परफेक्ट बनेगा, देखो परफेक्ट। तो यहाँ पर मैं एक स्क्वायर बना देता हूँ, स्क्वायर का नाम देता हूँ PQRS। जब स्क्वायर का बात होता है ना, तो स्क्वायर का बात से मुझे इतना मालूम रहता है कि स्क्वायर का ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू PS। लेकिन मुझे लोग ने देखे क्या रखा है, मुझे लोग ने देखे रखा है डायगोनल का वैल्यू। सपोज हम डायगोनल रहता है ये PR, वी कंसिडर PR एज द डायगोनल। तो डायगोनल PR का अगर हम वैल्यू लेते हैं, तो PR का वैल्यू हमें देके रखा है, दिस इज 10 सेंटीमीटर। अभी वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप स्क्वायर का है ना साइड ढूंढ के दो। नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, तो ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर का जो एंगल रहता है, एंगल ये कितना डिग्री रहता है, ये हमेशा रहता है 90 डिग्री। तो अभी देखो, अगर मैं एक भी साइड का वैल्यू ढूंढ लेता हूँ, मतलब अगर मैं PQ या QR का वैल्यू ढूंढ लेता हूँ, तो सब साइड का वैल्यू विल बी सेम ओनली। वाई सेम? बिकॉज सर ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अभी मैं क्या यूज करूंगा, देखो अभी ध्यान से देखना, ध्यान से माय डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर है ना थोड़ा मार्क करता हूँ, मैं कौन सा लूंगा मान, मैं ये ट्राइंगल लूंगा। आपको दिख रहा है ट्राइंगल? एक मिनट में थोड़ा कलर इसका बढ़ा देता हूँ। मैं ले रहा हूँ ये ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल है, जरा ट्राइंगल का नाम बता सकता है कोई मुझे? क्या ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल है। एंड मैं ले रहा हूँ यहाँ पर ट्राइंगल PQR। तो ट्राइंगल PQR में ले लूंगा, उसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से मेरे को PQ एंड RQ का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, सब लोग जरा ध्यान से देखना। तो सोल्यूशन में मैं लिखूंगा क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ स्क्वायर। ठीक है, कोई लिखो मत। देयरफॉर, अभी सिंस ये PQRS स्क्वायर है, तो मेरे को मालूम है कि उसका सब साइड्स आर इक्वल। सब साइड्स मतलब PQ is equal to QR is equal to PS is equal to SR. Why these are equal? Why these are equal? अगर इसका मैं रीजन का बात करता हूँ, तो इसका रीजन इज sides of a square. तो sides of a square are equal. अभी मैं कौन सा ट्राइंगल लेगा, देखो उधर मैंने ना कलर करके रखा है। तो कलर विच कलर डू यू वांट, जो मैं खेल रहा हूँ वो वाला ट्राइंगल लेगा मैं। तो इन ट्राइंगल PQR, so in order to apply Pythagoras theorem, first मुझे बताना होगा कि कौन सा एंगल इज 90 डिग्री। तो मैं लिखेगा इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सर ये कैसे मालूम पड़ा आपको एंगल Q इज 90 डिग्री? तो इसका रीजन विल बी, ये 90 डिग्री क्यों है, बिकॉज इट इज एंगल ऑफ अ स्क्वायर। तो सिंस वन एंगल इज 90 डिग्री, आई कैन इजीली यूज द पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर the hypotenuse square, that is PR square, will be equal to PQ square plus QR square. The reason for the same will be Pythagoras theorem. Now I want everybody to concentrate. तो यहाँ पर PR का वैल्यू मुझे मालूम है, that is 10 square will be equal to, अभी मैं क्या करेगा, ये PQ लिखूंगा एंड इन प्लेस ऑफ QR मैं इसको PQ से ही सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सर क्यों आपने PQ से सब्स्टिट्यूट किया? क्योंकि देखो ना QR एंड PQR सेम। ध्यान है क्या सबका? सपोज मैं इसको दे देता हूँ नंबर 1, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ये कैसे सब्स्टिट्यूशन हो गया, फ्रॉम 1। अभी मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा। 10 का स्क्वायर इज 100 इज इक्वल्स टू 2PQ स्क्वायर। देयरफॉर PQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 2। Therefore, PQ square is equals to 50. I hope सबका ध्यान है, सबका ध्यान है सबका। चलो आगे करते हैं। PQ square 50 मिला,
तो लेट्स प्रोसीड, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी मुझे ना स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाना है तो मैं क्या करेगा, पी क्यू विल बी इक्वल टू 50 रूट अंडर रूट ऑफ 50। ये कैसे आया, द रीजन विल बी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। नाउ अभी देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, दिस पी क्यू अंडर रूट 50 कैन बी रिटन एज 25 इंटू 2। तो अंडर रूट ऑफ 25 का आंसर विल बी 5 एंड रूट 2 का आंसर विल बी रूट 2। तो मेरा पी क्यू का वैल्यू इज 5 रूट 2 यूनिट्स। तो मुझे मिल गया यहाँ पर एक साइड का वैल्यू, साइड का वैल्यू मिल गया। अभी मुझे क्या ढूंढने बोल रहा है, अभी वो मेरे को बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या रहता है, पेरीमीटर मतलब क्या रहता है, कोई बता सकता है व्हाट इज पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल Sum of साइड्स। all सम sides. ऑफ ऑल साइड इज पेरीमीटर। तो अभी मैं नेक्स्ट इसमें ढूंढूंगा पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। क्वाड्रिलेटरल मतलब स्क्वायर PQRS। ये क्या रहेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। 4 मल्टीप्लाई बाय साइड क्यों, बिकॉज इसका सब साइड आर इक्वल। तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इट विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रूट 2 दैट इज इक्वल्स टू 20 रूट 2 यूनिट्स। तो मेरा फाइनल आंसर विल बी द साइड ऑफ स्क्वायर, जो ये मिला है ना उसको मैं ब्रैकेट में डाल देगा। तो ये आंसर जो मेरा फाइनल रहेगा ये ब्रैकेट में, दैट विल बी पी क्यू इज 5 रूट 2 एंड मेरा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मैं इधर लिखेगा, देयरफॉर पेरीमीटर of square PQRS is 20 root 2 units. I hope ये clear है my dear students, any doubt? First sum, simple sum, ठीक है। ये तुमको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ढूंढने बोल रहा है एंड एट द सेम टाइम तुमको उसका साइड ढूंढने बोल रहा है। तो आई वांट यू ऑल टू राइट डाउन दिस आंसर, तो आपको बाद में भी इसको समझने में आसानी होगी, ठीक है। लिख लो जरा इसको फटफट, ठीक है। हाँ, तो सब लोग जरा ध्यान देना, इधर ये यूनिट्स नहीं, यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर दे के रखा है, सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो तुम्हारा आंसर में देयर विल बी अ चेंज 5 रूट 2 सेंटीमीटर। मैं तुमको ना कुछ नया चीज सिखाता हूँ, कुछ नया चीज। अभी तुमने इतना सीखा ना, मैं तुमको एक अलग फॉर्मूला सिखाता हूँ जिसमें तुमको ना सेम आंसर आएगा, ये सेम सम का एक अलग फॉर्मूला, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनना कि मैं क्या बता रहा हूँ। एक डिफरेंट फॉर्मूला है जो शायद तुमको हेल्प कर बैठे एग्जाम के टाइम। तो फॉर्मूला क्या बोलता है ना, फॉर्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर एंड साइड ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला बोलता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 इंटू साइड, ठीक है। ये तुम्हारे लिए नया है कुछ, तो जरा ध्यान से सुनना। बोलते हैं डायगोनल एंड स्क्वायर के बीच में रिलेशन क्या है, डायगोनल क्या रहता है, इट इज रूट 2 टाइम्स द साइड। तो देखो मैं कैसे निकाल सकता हूँ आंसर। डायगोनल का वैल्यू मेरे को देके रखा है 10, तो 10 विल बी इक्वल टू रूट 2 इंटू साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ साइड इज इक्वल टू 10 अपॉन रूट 2। एंड हमने ना 9th स्टैंडर्ड में सीखा था मन में, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रूट 2 रहेगा तो रूट 2 मेरे को वहां नहीं चाहिए, तो रैशनलाइज कैसे करता हूँ मैं, अगर मेरे को रूट 2 हटाना है तो मैं यहाँ पर भी रूट 2 मल्टीप्लाई करेगा, इधर भी रूट 2 मल्टीप्लाई करेगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो मेरा आंसर आएगा नेक्स्ट स्टेप में आएगा 10 रूट 2 अपॉन 2, बिकॉज रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2। तो ये 2 1 जा 2 5 जा, तो मेरा आंसर आ गया 5 रूट 2। देखो 5 रूट 2 सेम आंसर, दिख रहा है। तो दिस सम कैन बी सॉल्व्ड इन 2 वेज। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये तुमको चाहिए ना तो ये लिख के रखना तुम, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 2 इंटू साइड। ये तुमको है ना काम आ सकता है एग्जाम में, मतलब सेम सम कैन बी सॉल्व्ड इन 2 डिफरेंट वेज। तो सिंस तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो और आप लोग ऐसा इतना मेहनत करके वीडियो देखते हो, तो तुम लोग के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप भी बता दिया। एग्जाम में हुआ ना तो पाइथागोरस ही यूज करने का, सिंपल रहता है। लेकिन अगर तुमको ये भी याद आ गया सर मुझे ये भी मालूम है, तो तुम ये भी यूज कर सकते हो, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। ये चाहिए तो ना लिख के रखना, ऑल्टरनेट मेथड ऑफ सॉल्विंग द सेम सम। Diagonal is equals to root 2 into side. This formula is only applicable for a square. ठीक है, चलो हमारा 6th सम हो गया। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट, ठीक है। 8 को पहला लेते हैं। सम नंबर 8 जो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस में, ये 6 हो गया, चलो 8 का बात करते हैं। इधर क्या बोल रहे हैं देखो लो, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। मतलब एक रेक्टेंगल है उसका डायगोनल तुमको ढूंढना है, whose length is 35 and breadth is 12। फाइन, लेंथ 35 ब्रेड 12 दिया है, बोलता है डायगोनल ढूंढ के दो। इजी सम, इजी, सेम लाइंस, ठीक है, सेम लाइंस। तो देखो कैसे करना है, तो मैं एक रेक्टेंगल लूंगा पहले,
So I will write solution 8. So let us draw a rectangle first. Suppose मैं एक rectangle बना देता हूँ. तो ये मेरा rectangle, इसको नाम देते थे A, B, C and D. एंड हमको एक डायगोनल का वैल्यू ढूंढने बोल रहा हूँ. बोलते हैं BD ढूंढ के दो. हमको मालूम है एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल क्या रहता है, इट इज 90 डिग्री. तो पिछले सम जैसे हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंसिडर ये वाला फिगर, ये वाला ट्रायंगल हम लोग कंसिडर करेंगे. बोलो ये ट्रायंगल का नाम कैसे पड़ेगा, हम लोग नाम कैसे पढ़ेंगे, बोलो रे. हाँ, ट्रायंगल BCD. इसमें हमको क्या क्या वैल्यू देके रखा है, हमको लेंथ का वैल्यू देके रखा है, लेंथ इज 35 एंड हमको ब्रेथ का वैल्यू देके रखा है, ब्रेथ इज 12. कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करके ये सम स्टार्ट होगा, कौन सा पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. लेकिन देखो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इधर लिखूंगा सोल्यूशन में कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल. तुम लोग बाद में लिखना, पहले सुनो. इज अ रेक्टेंगल एंड मेरे को देके रखा है AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड बाद में BC इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर. ये दोनों इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. अभी मैं लूंगा ट्रायंगल, तो मैं लेगा इन ट्रायंगल BCD. मेरे को मालूम है एंगल BCD इज इक्वल्स टू, अरे एंगल BCD, ठीक है. तो यहाँ पर, तो यहाँ में लिखेगा देयर एंगल BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. व्हाई 90 डिग्री, बिकॉज इट इज एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल. फिर मैं यूज करेगा पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा, BD स्क्वायर विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. रीजन पाइथागोरस थ्योरम. Therefore कोई लिखना मत, BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर इज 35 का स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज 12 का स्क्वायर. तो 35 का स्क्वायर इज 1225 एंड 12 का स्क्वायर इज 144. अरे तुम बोले सर आपने 35 का स्क्वायर ऐसे कैसे निकाला फटक से, तो मैं तुमको एक शॉर्टकट समझाता हूँ. ये मैंने पहले भी बोला था बट स्टिल एक बार वापस बोल देता हूँ फॉर ऑल न्यू स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट सबके लिए. कोई भी नंबर में जिसमें एंड में 5 आएगा ना, तो देयर इज अ शॉर्टकट. एग्जांपल हम लोग लेते हैं 15 का स्क्वायर. तो अगर मुझे 15 का स्क्वायर करना है तो मैं क्या करेगा, ये जो 5 है, ये 5 का पहला मैं स्क्वायर लिखेगा 25. फिर ये 1 का नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 1 का नेक्स्ट नंबर इज 2, तो मैं उसको मल्टीप्लाई करेगा 1 into 2, तो मेरा आंसर इज 225. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. अगर मैं लेता हूँ 25 का स्क्वायर, तो ये 5 का लिखने का 25. हाँ वेरी गुड. एंड ये 2 का नेक्स्ट नंबर इज 3, तो 2 3s is 6, तो 625. ऐसा कोई भी नंबर का ले सकते हो आप. अगर मेरे को लेने का 55 का स्क्वायर, तो ये 5 का मैं लिखेगा 25 इन द एंड. फिर ये 5 का नेक्स्ट नंबर इज 6, 5 6 30, तो 3025. सो दिस इज अ शॉर्टकट जो मैंने आप लोग को लास्ट ईयर भी सिखाया था, बट अगर याद नहीं रहेगा तो ये ऐसे जस्ट रिमाइंडर, ये ऐसे ऐसे होता है, रिविजन है. ठीक है, चलो अभी आगे करते हैं. आगे में क्या करेगा, तो ये 1225 प्लस 144, तो 1225 प्लस 144 गिव्स मी 1369. तो मैं लिखेगा therefore BD स्क्वायर is 1369. तो BD का वैल्यू विल बी अंडर रूट ऑफ 1369. रीजन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो बोलो ना, therefore BD का वैल्यू विल बी डैश सेंटीमीटर. क्या आंसर आएगा, 1369 किसका हो सकता है, किसका वैल्यू हो सकता है. देखो कैसे ढूंढने का मैं तुमको बताता हूँ, एक सिंपल सा टेक्निक. अभी हम लोग को इतना मालूम है कि 35 का स्क्वायर इज 1225. ध्यान है सबका. 40 का स्क्वायर कितना रहेगा, देखो 35 का स्क्वायर इज 1225 एंड 40 का स्क्वायर 40 into 40 is 1600. मतलब इसके बीच में ही आना चाहिए वो. मतलब या तो 36 हो सकता है, या तो 37 हो सकता है, 38 हो सकता है, 39 हो सकता है. रुको 36 हो सकता है, 37 हो सकता है, 38 हो सकता है, 39 हो सकता है. तो 36 में लास्ट वाला नंबर इज 6, तो 6 जब मल्टीप्लाई होता है ना तो 36 आता है लास्ट में. तो यहाँ पर लेकिन मेरे को 6 नहीं है, इधर 9 है, 9. तो 36 पॉसिबल नहीं है. 37 लास्ट नंबर देखो, 7 7 49.
तो ये लास्ट में मेरे को 9 आ रहा है, तो 9 आ रहा है ना, तो इसको एक बार चेक कर लेने का। जब तुम चेक करेगा ना तो तुम्हारा आंसर 37 ही आएगा। तो तुम्हारा आंसर विल बी BD इज इक्वल टू 37। तो यहाँ पर लास्ट में मैं इसको लिखेगा, लास्ट में एक सिंपल सेंटेंस डाल देगा जो मेरा फाइनल आंसर बताएगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ, क्या था वो, डायगोनल था ना, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर। एंड ये जो फाइनल आंसर आएगा, पुट इट इन ब्रैकेट्स। आई होप ये क्लियर है। एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। ठीक है, फाइन, डन, चलो लिख लो, सिंपल सा। चलो लेट्स टेक अप द नेक्स्ट सम, दैट इज सम नंबर 7। सम नंबर 7 लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग है ना अपना दिमाग लगा के मेरे को जरा बताओ सम नंबर 7 कैसे सॉल्व करेंगे। ईच एंड एवरी स्टूडेंट जरा सोचो एंड गेट मी द आंसर। हाउ विल यू सॉल्व सम नंबर 7? फर्स्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, उसके बाद मुझे इसका जवाब देना कि सर सम नंबर 7 है ना, हम लोग ऐसे ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। सम नंबर 7 ये तुमको आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, फिर पता नहीं मेरे को। सर ये उस ऐसे रुको 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 रुको, गाई नहीं, आराम से आराम से। तो एक एक जरा बात करते हैं। देखो यहाँ पर एक एंगल देके रखा है, एंगल DFE। ए DFE, दिस एंगल इज 90 डिग्री। फिर एक परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज एंड फिगर का वैल्यू देके रखा है, इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। फिर मेरे को बोल रहा है EG फाइंड करो, EG फाइंड करो बोल रहा है। तो EG कैसे फाइंड करोगे आप लोग, कौन बताएगा मेरे को? सर EG के लिए कौन सा वाला थियरम विल बी यूज्ड, कौन बताएगा? एक जने, हाँ बोल, पूर्णिमा बोल, सिर्फ पूर्णिमा बात करेगी, बाकी कोई नहीं। बोलो पूर्णिमा, क्या कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा थियरम? ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन यूज होगा, परफेक्ट। तो तुमको EG का वैल्यू मिल जाएगा। सुन रहे सब लोग माय डियर स्टूडेंट्स? तो EG का वैल्यू तुम ज्योमेट्रिक मीन से सॉल्व करेगा तो यू विल गेट सम वैल्यू। लेट अस अज्यूम कि EG का वैल्यू है ना 18 आता है, जस्ट एन अजम्पशन कि आंसर 18 आता है। अभी मुझे ढूंढना है FD दिख रहा है तुमको? FD सब लोग देख रहे हैं? FD देखो यहाँ पर है, यहाँ पर दिस वैल्यू। तो मेरे को बताओ ये जो FD है, इट इज पार्ट ऑफ which triangle? It is a part of a right angle triangle. FD is a part of which right angle triangle? बताओ, anyone would like to answer? Sir, FD is a part of which right angled triangle? ट्रायंगल EFD। ट्रायंगल DGF। तो अगर तुम लोग ध्यान से देख रहे हैं तो ये GDF, ये राइट एंगल ट्राइंगल का इट इज अ पार्ट, बराबर ना? ये राइट एंगल ट्राइंगल का इट इज अ पार्ट। तो राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे को टू साइड्स का वैल्यू मालूम है, मेरे को हाइपोटेन्यूज का वैल्यू ढूंढना है। तो कौन सा वाला थियरम विल बी यूज्ड जहां पर टू साइड्स का वैल्यू पता होता है? हाइपोटेन्यूज का पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, परफेक्ट। तो व्हेनेवर यू यूज पाइथागोरस थ्योरम तो सबसे पहले तुमको बताना पड़ेगा कि कौन सा साइड, मतलब कौन सा ट्राइंगल तुम ले रहे हैं एंड कौन सा एंगल इज 90 डिग्री। समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से मेरे को DF मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट वाला क्या बोल रहे हो? EF का वैल्यू। EF मतलब कौन सा है जरा बताओ? EF सपोज इसको हम लोग लेते हैं 18। EF इज अ पार्ट ऑफ विच ट्राइंगल? EF इज अ पार्ट ऑफ विच ट्राइंगल? FGE। EF इज अ पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल। देखो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा शेड कर रहा हूँ, येलो येलो टटी येलो। देखो यहाँ पर है ना ये ट्राइंगल, तो इसमें मेरे को अगेन दो वैल्यू देके रखा है, दो साइड देके रखा है एंड आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द हाइपोटेन्यूज। So which theorem will be used? Which theorem will be used? पाइथागोरस थ्योरम। Pythagoras theorem will be used. Perfect. तो Pythagoras theorem will be used. तो मेरे स्टूडेंट्स को इतना तो समझ में आ चुका है कि कौन सा थ्योरम किधर एप्लीकेबल होगा। So I want you all to solve this sum on your own, on your own. तो तुम लोग कैसे लिखेंगे? जब भी Pythagoras theorem अप्लाई होता है ना, तो सबसे पहले you need to write the name of the triangle. फिर उसमें you need to write कि कौन सा एंगल इज 90 डिग्री। फिर उसके बाद Pythagoras theorem will be applicable. जिधर भी ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई होता है ना, ज्योमेट्रिक मीन में आपको क्या लिखना पड़ेगा? पहले आपको लिखना पड़ेगा कौन सा ट्राइंगल, फिर आप लोगों को लिखना पड़ेगा कौन सा एंगल इज 90 डिग्री एंड फिर आपको वो सेगमेंट के बारे में लिखना पड़ेगा व्हिच मेक्स अ परपेंडिकुलर लाइन विद द हाइपोटेन्यूज, जो यहाँ पर तुमको देके रखा है, यहाँ पर देके रखा है FG इज इक्वल टू ED एंड सबका रीजन विल बी गिवन। सो आई वांट माय स्टूडेंट टू सॉल्व ऑन देयर ओन। ठीक है, आप लोग सॉल्व करो एंड देन वी विल डिस्कस। फिर हम लोग देखते हैं कि कितने लोग को करेक्ट आंसर है। आई एम गिविंग अस 5 मिनट्स टाइम, फटाफट सॉल्व करो। चलो नोटबुक में खुद से ही सॉल्व करो, खुद से।
ठीक है, तो चलो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। बोलो ना, EG का वैल्यू क्या आया? EG, हेलो, EG का वैल्यू 18 EG का वैल्यू 18 यूनिट्स, 18 यूनिट्स, ठीक है, फाइन। उसके बाद मेरे को बताओ FD का वैल्यू, FD 4 root 13 4 रूट 13, 13 4 रूट 13, परफेक्ट। फिर EF का वैल्यू, EF 6 root 3 6 रूट 3, 13 6 रूट 13 है जानवी, 6 रूट 13 है, मत चिल्ला, मैं बता रहा हूँ ना 13 है। हाँ, तो 6 रूट 13 इज द आंसर। फाइन, चलो लेट्स टेक अप द नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट सम वी विल बी स्टार्टिंग इज क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 किधर है? क्वेश्चन नंबर 9 ये है, क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है क्या तुम्हारे स्क्रीन पे? एक मिनट रुको। तुम लोग टेक्स्ट बुक है ना सबके पास? तो क्वेश्चन नंबर 9 को ना जरा मार्क करके रखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम एंड तुम्हारा स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, हमेशा आता ही है, वो लोग स्कूल में तो डालते ही है। इट इज अ 4 मार्क क्वेश्चन ना, स्ट्रेट 4 मार्क क्वेश्चन। तो ये जब मैं अभी तुमको पढ़ाएगा ना, तो आई वांट कंप्लीट अटेंशन, कोई अननेसेसरी आवाज नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, कुछ नहीं, ठीक है? चलो नाउ लेट्स एनालाइज ये क्वेश्चन में देखे क्या रखा है। मैंने डायग्राम बना दिया है, तुम लोग जब वो सम सॉल्व कर रहे थे तभी मैंने डायग्राम बना दिया ताकि बाद में थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो। तो लेट अस स्टार्ट, बीच में कोई बात नहीं करेगा, मेरा एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना, तुमको आ जाएगा ये सम। तो ये सम बोल क्या रहा है, यहाँ पर मेरे को क्वेश्चन में लोग ने देखे रखा है कि ट्राइंगल PQR में ये एंगल इज 90 डिग्री एंड ये M है ना, इसका मिड पॉइंट है ऑफ RQ। तो M इज द मिड पॉइंट एंड मेरे को बोल रहा है टू प्रूव दैट, मतलब इट इज अ प्रूफ, एंड वो लोग मेरे को बोल रहा है टू प्रूव दैट यू हैव टू प्रूव दैट PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। नाउ हाउ डू आई स्टार्ट? ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पर सोल्यूशन नहीं आएगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रूफ। तो प्रूफ से जब मैं स्टार्ट करेगा, तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, ध्यान से, ठीक है, मैं तुमको समझाता हूँ ऐसा टाइप ऑफ सम है ना, करना कैसे रहता है। देखो ना, इफ यू स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर वो लोग ने बोल रहा है PQ का स्क्वायर। नाउ टेल मी, आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर, ए PQ स्क्वायर मतलब इट शुड बिलोंग टू अ राइट एंगल ट्राइंगल, बराबर? तो ये स्क्वायर आएगा ना पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो PQ स्क्वायर का अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो PQ बिलोंग्स टू विच ट्राइंगल? जो राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, विच राइट एंगल ट्राइंगल? तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये पूरा, ये फुल राइट एंगल ट्राइंगल का वो पार्ट है PQ। तो आई विल स्टार्ट बाय टेकिंग दिस फुल राइट एंगल ट्राइंगल। पिंक कलर दिख रहा है तुमको स्क्रीन पे? तो फुल राइट एंगल ट्राइंगल से मैं स्टार्ट करेगा, जरा ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ। तो आई विल स्टार्ट विद कंसिडरिंग इन ट्राइंगल PQR। इन ट्राइंगल PQR आई नो दैट एंगल PQR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये कैसे मेरे को मालूम? बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। Since angle PQR is 90 degree, I can directly apply Pythagoras theorem. तो Pythagoras theorem के हिसाब से आएगा PQ square is equal to PR square plus RQ square. Reason Pythagoras theorem. First part, ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसको मैं दे दूंगा नंबर 1, इसको दे दो नंबर 1। अभी दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इंपॉर्टेंट। सर टेक्स्ट बुक दिख रहा है। टेक्स्ट बुक दिख रहा है? हाँ सर बुक दिख रही है। हाँ सर, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है? यस सर देखो, ये जो पिंक पिंक कलर का ट्राइंगल मैंने लिया है ना, ये ट्राइंगल का मैं बात कर रहा हूँ। तो दिस एंटायर ट्राइंगल, ये एंटायर ट्राइंगल को मैंने लिया जहां पर मेरे को मालूम पड़ा कि एंगल PQR इज 90 डिग्री। तो मेरे को मिल गया PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। अभी जरा टू प्रूफ पे ना वापस देखो, टू प्रूफ पे फिर ध्यान दो। देखो इधर राइट हैंड साइड में ना PQ है जो मेरे को यहाँ पर मिल गया, राइट में लेफ्ट हैंड साइड में PQ है, PQ मिल गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ देके रखा है PM एंड PR। तो PR तो है मेरे पास, तो मेरे को क्या चाहिए में, मेरे को RQ यहाँ पर नहीं मांगता है, तो मेरे को समहाउ ये RQ को उड़ाने का है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे RQ क्या ना, एक संबंध दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखोगे ना, उधर बोल के रखा है देखो M इज द मिड पॉइंट। क्वेश्चन अगर तुमने ध्यान से पढ़ा है तो वहां पर उन्होंने बोल के रखा है कि M इज द मिड पॉइंट। तो हम लोग जरा उसको यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखेगा, हमको मालूम है QR, ये मतलब ये फुल लाइन QR इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स RM।
क्यू आर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स आर एम। ये आर एम का वैल्यू लेंगे हम लोग, ये 2 टाइम्स आर एम है। ये मेरे को कैसे मालूम पड़ा, इसको आई विल गिव नंबर 2। ये मुझे मालूम पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में देके रखा है दैट एम पॉइंट is the midpoint of segment RQ। अभी मैं कौन सा ट्राइंगल लेगा, देखो अभी मैं क्या करेगा मालूम है, ये ध्यान से देखना जरा, ये क्यू आर एंड ये RQ दोनों सेम है। दिख रहा है तुम सबको, दिख रहा है? क्यू आर RQ मतलब सेम ही है। RQ बोलो क्यू आर बोलो, बोथ आर सेम। तो मैं क्या करेगा, ये जो 2RM है, रुको इसको ना क्यू आर नहीं लिखते, इसको हम लोग RQ ही लिखते हैं ताकि तुमको बराबर समझ में आ जाए। ये क्यू आर नहीं चाहिए, लेट दिस बी RQ। तो RQ इज 2RM। अभी मैं क्या करेगा, ये जो 2RM है ना, ये RQ के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो मैं लिखेगा यहाँ पर देयरफॉर PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस इन प्लेस ऑफ RQ आई विल राइट 2RM द होल स्क्वायर। ये कहां से आया मेरे को, ये मेरे को आया फ्रॉम 1 and 2। ध्यान से सुनना, इसको मैं आगे ब्रैकेट ओपन करेगा तो मैं यहाँ पर लिखेगा PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर इज 4RM स्क्वायर। तो ये मेरे को एक वैल्यू मिल गया, इसको मैं नंबर दे देगा, दिस विल बी माय नंबर 3। तो अभी मेरे को देखो, अगर तुम ध्यान से क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो यहाँ पर मेरे पास PQ मेरे को मिल गया है, PR मेरे को मिल गया है, मेरे को समा है ना ये RM स्क्वायर को उड़ाने का है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो RM स्क्वायर इज अ पार्ट ऑफ विच ट्रायंगल, RM इज अ पार्ट ऑफ विच ट्रायंगल, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो RM इज अ पार्ट ऑफ विच ट्रायंगल, बताओ मेरे को जरा, RM इज अ पार्ट ऑफ विच ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, दैट इज PRM। तो मैं क्या करूंगा मान में, अभी वो ट्रायंगल PRM में पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ यूज करूंगा इन ट्रायंगल PRM। मुझे मालूम है एंगल PRM इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। व्हाई? दिस इज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन। तो मैं यूज करेगा देयरफॉर मेरे को मालूम पड़ेगा दैट PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। रीजन विल बी पाइथागोरस थ्योरम। अभी मुझे कौन सा वाला अल्फाबेट निकालना है, यहाँ पर मुझे ना RM नहीं चाहिए, ये RM मुझे नहीं चाहिए। तो मैं ये इक्वेशन को है ना RM इज इक्वल टू इक्वेशन बनाऊंगा। तुम बोल रहे सर RM इज इक्वल टू मतलब मैं RM को एक साइड रखेगा एंड ये PR को है ना दूसरे तरफ लेके जाएगा। तो मेरा क्या इक्वेशन बनेगा, मेरा इक्वेशन विल बी RM स्क्वायर इज इक्वल्स टू PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इसको मैं दे देगा नंबर 4। तुमको समझा क्या मैंने क्या किया, मैंने RM इज इक्वल्स टू लिखा। अभी मैं क्या करेगा, इन प्लेस ऑफ ये RM स्क्वायर के जगह पर है ना ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देगा। दिस इज माय थर्ड पार्ट ऑफ दिस सम। ऐसा किससे में कर रहा हूँ मैं, तो डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ ताकि आपको ना एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। तो अभी मैं क्या करेगा, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 3 and 4 में बता सकता हूँ कि देखो PQ तो मेरे को वैसे ही चाहिए इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस इन प्लेस ऑफ RM स्क्वायर के जगह पर मैं लिखेगा PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अभी मैं ब्रैकेट ओपन करेगा तो मेरे को आएगा PR स्क्वायर प्लस 4PM स्क्वायर माइनस 4PR स्क्वायर। तो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली देखो PR स्क्वायर माइनस 4PR स्क्वायर, क्या आंसर आएगा PR स्क्वायर माइनस 4PR स्क्वायर? -3PR स्क्वायर। परफेक्ट। तो यहाँ पर आएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। एंड यही मुझे ऊपर प्रूफ में चाहिए था। तो ये है मेरा फुल सम जो मुझे चाहिए। इट इज अ 4 मार्क क्वेश्चन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सम को है ना तुम 3 हिस्से में ऐसा सोच के कर सकते हैं। पहला तुम लोग क्या लोगे, पहला तुम लोग सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल लोगे, उसमें पाइथागोरस लगाओगे, फिर जो मिड पॉइंट दिया है वो मिड पॉइंट का यूज करोगे, उसके बाद छोटा वाला ट्राइंगल लोगे, फिर पाइथागोरस लगाओगे एंड बाद में उसको सब्स्टिट्यूट करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको है ना जरा ध्यान से लिखना एंड इसको प्रैक्टिस करो। यू नीड टू प्रैक्टिस 4 टाइम 5 टाइम, जितना टाइम कर सकते ना उतना टाइम प्रैक्टिस करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है? सब लोग है ना जरा लिख के रख दो ना, डायग्राम बनाओ एंड डायरेक्ट प्रूफ से स्टार्ट करो। एक मिनट
राइट। हाँ यहाँ पर है ना, ये एंगल पी आर क्यू है, ये पी आर क्यू है, इसको पी क्यू आर नहीं है, पी आर क्यू। ठीक है, लिख लो जरा, सम लिख लो सब लोग। एंगल पी आर क्यू इज 90, लिख लेना सब, इजी सम। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज सम नंबर 10। अभी नाउ सम नंबर 10 इज द वर्ड प्रॉब्लम, अगेन अ 4 मार्क्स क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सम। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये सम नंबर 10 एंड सम नंबर 9 आर इंपॉर्टेंट। तो ये क्या बोल रहे हैं देखो, वेरी सिंपल सम, खाली ये थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, बाकी सम इज वेरी इजी। तो क्या बोल क्या रहा है, द वॉल ऑफ द टू बिल्डिंग्स ऑन द ईदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब दो बिल्डिंग है, एक रोड है, रोड बीच में, और दो बिल्डिंग है ना ऐसा सामने सामने, पैरेलल टू ईच अदर, दो बिल्डिंग। अ लैडर of 5.8 meter long is placed on the street such that its top reaches the window of a building of a height of 4 meter। बोलते हैं बीच में एक लैडर है, सीढ़ी है, जो 4 मीटर का जो बिल्डिंग है उसका डायरेक्ट टॉप तक पहुंचता है। On turning the ladder over to the other side of the street, its top touches the window of the other building at a height of 4.2 meters। Find the width of the street। फाइन, वेरी सिंपल। तो सबसे पहले ना मेरे को इधर देके क्या रखा है मैं तुमको बताता हूँ। मेरे को दो बिल्डिंग है सामने सामने, और वो लोग के बीच में एक सीढ़ी है। वो सीढ़ी को अगर मैं ऐसा टिल्ट करता हूँ तो एक बिल्डिंग का हाइट इज 4 मीटर, दूसरा बिल्डिंग का हाइट इज 4.2 मीटर। ठीक है, एक मिनट है, किसका दो, वो बार बार फोन आ रहा था, इसके लिए थोड़ा फोन उठाना पड़ा। हाँ, तो जरा बात करते हैं फिर से। तो ये सम अगर तुम ध्यान से पढ़ेगा तो एक लैडर है, मतलब एक सीढ़ी है 5.8 मीटर लॉन्ग, एंड दो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग का हाइट देके रखा है, एक 4 मीटर का है एंड दूसरा कितने मीटर का है, 4.2 मीटर। और जब भी तुम लैडर बिल्डिंग पे घुमाता है तो वो उसका टेरेस पे टच करता है, एकदम हाइट पे टेरेस पे टच करता है, ऐसा बोल रहा है। तो तुमको क्या चाहिए, तुमको मांगता है कि स्ट्रीट का क्या लेंथ है वो तुम बताओ। अब मैं तुमको बताता हूँ डायग्राम ड्रॉ करके कि कैसे करना है। वेरी इजी समा, वेरी इजी। तुमको जब मैं दिखाएगा ना तो तुम बोले अरे सर ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम। सपोज मैं लेता हूँ मेरा दो बिल्डिंग आर एस फॉलो। सपोज ये मेरा बिल्डिंग 1 है। ठीक है, अरे थोड़ा लाइन इधर उधर हो जाएगा, रुको, हम लोग है ना स्केल पेंसिल के साथ यूज करते हैं। सपोज हम लोग स्केल के साथ इस्तेमाल करते हैं। देयर आर टू बिल्डिंग्स। तो सपोज ये है मेरा फर्स्ट बिल्डिंग, ये मेरा फर्स्ट बिल्डिंग जो जमीन के साथ टच है, एंड बीच में एक रोड जा रहा है, एंड रोड के दूसरे तरफ मेरा दूसरा बिल्डिंग है। सपोज मेरा दूसरा बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बड़ा है दूसरा बिल्डिंग छोटा है। सर ये आपको कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि एक बिल्डिंग का लेंथ इज 4.2, दूसरे बिल्डिंग का लेंथ इज 4। तो लेट अस अज्यूम कि ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का लेंथ इज 4.2 एंड ये बिल्डिंग का लेंथ इज 4। और वो बोलते हैं बीच में एक सीढ़ी है, वो सीढ़ी को जब मैं टिल्ट करता हूँ, तो सीढ़ी को जब मैं टिल्ट करता ना तो वो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में जाके टच होता है। मतलब सपोज हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये जो रेड में मैं कर रहा हूँ ये एक सीढ़ी है, ये रेड में जो लाइन हो रहा है ना, ये एक लैडर है जो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में जाके टच होता है। एंड यही लैडर को अगर मैं चेंज करता हूँ दूसरे तरफ, तब यही लैडर को बड़े बिल्डिंग की तरफ घुमाता हूँ ना, वो भी जाके उसके टॉप को टच करता है। ठीक है, वही लैडर है, सेम पोजीशन से बड़े बिल्डिंग के भी टॉप को जाके टच करता है। जरा, तो ये है मेरा डायग्राम, ये बड़े बिल्डिंग के लैडर को भी जाके टच करता है। फाइन, तो ये मेरा डायग्राम है। मेरे को पूछा क्या लोग ना मैं कि ये जो रास्ते का है ना, रास्ते का माप बताओ कि दोनों बिल्डिंग के बीच में का रास्ते का माप कितना है। तो ये देखो नीचे लो, तो मुझे वो बोल रहा है कि ये लैडर है, बिल्डिंग है, तो ये जो रोड का विड्थ है, ठीक है, रोड को मैं येलो कलर में कर देता हूँ। तो ये जो रोड का विड्थ है, वो बोलते हैं रोड का विड्थ मेरे को बताओ कितना है बोल के। समझ में आया तुमको क्या बोल रहा है, सब में क्या है, दो लैडर है, एक ही लैडर है, सॉरी लैडर एक है एंड दो बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग का लेंथ इज 4.2, मेरा लैडर का लेंथ कितना था, लैडर का लेंथ इज 5.8। ये भी सेम ही लैडर है तो इसका लेंथ विल आल्सो बी 5.8। सपोज हम लोग इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग्स को नाम दे देते हैं। तो इसको मैं नाम देता हूँ, मेरा बिल्डिंग इज ए एंड इसको नाम देते हैं आर, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज बी। वो मुझे बोल रहा है कि जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट मतलब वो जो आर डी का लेंथ है ना, आर डी बोलते हैं, आर डी का लेंथ मेरे को ढूंढ के दो।
अभी आरडी का लेंथ ढूंढने के लिए अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आरडी इज मेड अप ऑफ टू सेगमेंट्स, दैट इज आरसी प्लस सीडी। तो मेरे को आरडी का वैल्यू ढूंढने के लिए मेरे को आरसी का वैल्यू चाहिए एंड मेरे को सीडी का वैल्यू चाहिए। अगर तुम आरसी को ध्यान से देखोगे, सब लोग है ना ध्यान से देखना आरसी को, तो आरसी बिलोंग्स टू अ ट्रायंगल। दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? आरसी, थम्स अप, आरसी बिलोंग्स टू अ ट्रायंगल एंड वो ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए आर सी। एंड जब भी बिल्डिंग रास्ते पे खड़ा रहता है ना, कैसा खड़ा रहता है? ऐसा वाकड़ा खड़ा रहता है, वाकड़ा। तुम्हारा बिल्डिंग कैसा है? सीधा खड़ा रहता है कि वाकड़ा रहता है? अरे बोलो, कैसा रहता है? सीधा रहता है ना, स्ट्रेट 90 डिग्री पे रहता है। किसी का बिल्डिंग है कैसा टेढ़ा है? सर मेरा ना ऐसा टेढ़ा है, हम लोग बिल्डिंग से उड़ी उड़ी मारते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, स्ट्रेट। इसका मतलब है जो भी बिल्डिंग रहेगा, ये बिल्डिंग रोड के साथ विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर ये पैच में कोई थोड़ा स्मार्ट है, मेरे को बता सकता है कि ये आरसी का वैल्यू मैं कैसा ढूंढेगा? आरसी तुम्हारे सामने डायग्राम है, ये आरसी का वैल्यू परफेक्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज करेगा तुम कौन से ट्रायंगल में? कौन से ट्रायंगल में? ARC पाइथागोरस थ्योरम यूज करेगा ट्रायंगल एआरसी। तो इसमें जब पाइथागोरस यूज करेगा तुम, तो तुमको आरसी का वैल्यू आ जाएगा। सीडी का वैल्यू मेरे को ढूंढना है। सीडी का वैल्यू ढूंढने के लिए कौन सा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा मेरे को? BCD BDC। समझ में आया सबको? बीडीसी। सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सबको समझा? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है दो ट्रायंगल में। दो ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेगा तो मेरे को वो जो फिगर्स मतलब जो वैल्यूज चाहिए वो आरसी एंड सीडी का वैल्यू मिलेगा। एक बार आरसी सीडी का वैल्यू मिल गया, आरसी एंड सीडी का वैल्यू मिल गया, तो मैं उस सम को आगे कंटिन्यू करके खत्म कर सकता हूँ। समझा क्या सबको? तो कौन सा दो ट्रायंगल है? पहला ये ट्रायंगल एंड दूसरा ये ट्रायंगल। ये दोनों में मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ना सब स्टूडेंट लोग है ना डायग्राम जरा बना के रखो। डायग्राम बना के रखो ना तुम्हारे बुक में डायग्राम बना के रखो। स्केल एंड पेंसिल के हेल्प से बनाना, फ्री हैंड ड्राइंग नहीं। ठीक है, चलो मैंने डायग्राम निकाल दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सम शुरू कर देते हैं। वेरी इजी सम। दो इसमें पाइथागोरस बनाना है, लेकिन हम लोग ने डायग्राम बनाया, हम लोग ने नाम लिखा है, मान में ए आर लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, तो वो सब क्या है, वो क्या है, वो तुमको पहले एग्जामिनर को बताना पड़ेगा। तो हम लोग पहले उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कौन सा चीज क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग है ना मेरे साथ साथ ही लिखो, तो तुमको कैलकुलेशन वगैरह भी साथ में समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो दिस इज द लास्ट सम फॉर द डे, सॉल्यूशन नंबर 10। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 10, लेट अस स्टार्ट। तुम इधर लिखेगा लेट आर डी। ठीक है, साथ में लिखते जाओ। लेट आर डी represents the width of the street। तो ये स्ट्रीट का लेंथ है। साथ में लिखो, साथ में लिखो, बी डी represent the first building। फिर उसके बाद ए आर represents the second building। ठीक है, ए आर represents the second building। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सी ए एंड सी बी are the two different position of the same ladder from point C। एंड उसके बाद क्या क्या वैल्यू देके रखा है, ए आर का वैल्यू इज कंसिडर्ड टू बी 4.2 मीटर। ए आर फर्स्ट का क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है? ए आर फर्स्ट का है, फर्स्ट बिल्डिंग का है। ए आर फर्स्ट बिल्डिंग का है। फर्स्ट बिल्डिंग है मतलब? अरे वैसा नहीं, वैसा फर्स्ट एंड सेकंड नहीं है, वो मेरे हिसाब से कुछ भी ले सकता है मैं। बीडी फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट बड़ा सेकंड छोटा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। समझा क्या? दो बिल्डिंग है तो कौन सा दो बिल्डिंग है ऐसा लिख सकते हो। ए आर एंड बीडी आर द टू बिल्डिंग्स। समझ में आ रहा है? तो ए आर फर्स्ट है ऐसा कुछ नहीं है, तू लिखते जा, तू टेंशन मत ले, ये राइट है जो मैं लिख रहा हूँ। ए आर इज 4.2, बीडी इज, अरे इट्स ओके है क्या, AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 5.8 मीटर, क्योंकि लैडर का लेंथ है
एंड हमको किसका वैल्यू ढूंढना है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर डी का वैल्यू इज क्वेश्चन मार्क। तो ये है मेरा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन टू द डायग्राम जो मैंने किया है कि मैंने डायग्राम बनाया तो डायग्राम में है क्या क्या। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम। ऐसा जब भी सम आएगा ना जिधर तुम डायग्राम बनाते हो, यू नीड टू फर्स्ट एक्सप्लेन कि वो डायग्राम में है क्या। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये तुम लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इतना लिख लिया तुम लोग ने? हाँ सर। सब लोग ने लिख लिया, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। चलो अभी मेरे को क्या करना है, अभी मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करता हूँ। सेकंड पार्ट स्टार्ट करने पे मेरे को पहला एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तो मैं ले रहा हूँ, सब लोग ध्यान से करना। तो मैं ले रहा हूँ इन ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल लेते हैं ए आर सी। इन ट्रायंगल ए आर सी मेरे को मालूम है एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग है ना, सीधा खड़ा रहता है, ऐसा वो आंकड़ा नहीं रहता है किसका भी बिल्डिंग। तो ए आर सी इज 90 डिग्री, तो आई विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम। तो मिलेगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस सी आर स्क्वायर। Reason Pythagoras theorem. Now I will substitute the value. AC square का value is 5.8 square is equal to AR square का value is 4.2 square plus CR square. So I need to find the value of CR. So I will keep CR on one side and then I will transfer this 4.2 on the other side. ठीक है, तो मेरा वैल्यू आएगा CR स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5.8 स्क्वायर माइनस 4.2 स्क्वायर। ठीक है, अभी माय डियर स्टूडेंट जरा ना ध्यान से देखो, उसके बाद है ना तुम लिखना। तो अभी देखो आई हैव टू चॉइस ऑफ सॉल्विंग दिस सम। या तो मैं ना 5.8 का स्क्वायर निकालेगा एंड सॉल्व करेगा, या तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेगा जो हमने बचपन में सीखा था। बचपन में कौन सा फॉर्मूला था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं वो वाला फॉर्मूला इधर यूज करेगा। दिस विल बी 5.8 विल बी कंसिडर्ड एज ए एंड 4.2 विल बी कंसिडर्ड एज बी। तो देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, प्लीज जरा ध्यान देना। तो सी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए 5.8, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी उसका फॉर्मूला है। 5.8 प्लस 4.2 will be my first bracket, and my second bracket will be 5.8 minus 4.2. So I will solve it further. So CR square will be equal to 5.8 plus 4.2 will give me 10. So 10 multiply by 1.6. इसको माइनस करेगा ना तो you will get the answer as 1.6. कैसे माइनस होता है, किसको नहीं आता रहेगा तो 5.8 minus 4.2. तो 8 minus 2 will give me 6. पॉइंट ऐसे आएगा, 5 minus 4 is 1. तो ये मेरा कैलकुलेशन 1.6। तो इसको मैं आगे सॉल्व करेगा। Therefore CR square is equals to 16. Therefore CR का वैल्यू is 4 meters. ये 4 मीटर कैसा है? By taking square root on both sides. तो मेरे को CR का वैल्यू मिल गया। एक बार मेरे को CR का वैल्यू मिल जाएगा, अभी मेरे को नेक्स्ट ढूंढने का CD का वैल्यू। आई होप ये क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। एनी डाउट? पक्का क्लियर है? पक्का सबको क्लियर है? चलो लिख लो इतना सम लिख लो जल्दी जल्दी, इतना लिख लो। फिर हम लोग सेकेंड पार्ट में जाएंगे जहां पर हम लोग वैल्यू ढूंढेंगे CD का। ये तुमको यहाँ पर ऐसा ए लिखने का जरूरत नहीं है, ये फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग दिया है मैं। तुमको चाहिए ना तो ये मत लिखो, इसका जरूरत। तो ये CR का आंसर मिल गया मेरे को, तो इसको जरा फटफट कर दो, फिर वी विल प्रोसीड विद द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सम। वेरी सिंपल सम में, वेरी इजी। तुम एक बार इसको देखेगा ना, यू विल अंडरस्टैंड कि बहुत सिंपल है सर, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। एक्चुअली ना मैथमेटिक्स है ना बहुत इजी है, प्रोवाइडेड तुम्हें ना उसको ईमानदारी से प्रैक्टिस करो। ईमानदारी से प्रैक्टिस मतलब ऐसे सिर्फ देख देख के नहीं लिखने का, थोड़ा समझने का, फिर एक बार बिना देख के सॉल्व करने का। बिना देख के आप जब भी सॉल्व करोगे ना, कहीं ना कहीं तो 100% फंसोगे। फिर जाके एक बार चेक करने का मैं कहाँ पर अटका, फिर उसमें अच्छा प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स, एकदम मजा आएगा तुमको सॉल्व करने। हो गया सबका? चलो आगे करना है सॉल्व। निकाल दो स्क्रीन से। यस सर। सर कैन आई आस्क अ डाउट? यस यस वियान बोलो ना। सर हम लोग ने इधर माइनस
ए बी लिया है और वापस माइनस ए बी लिया था आपने, मतलब ये जो दिखा है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी। अरे नहीं नहीं, ये फॉर्मूला मैंने गलत दिखा है, माइनस माइनस दो बार नहीं आता है, ए प्लस बी ए माइनस बी है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी उसका आंसर रहता है। मैं बोलने का टाइम प्लस बोला लेकिन उधर लिखने का टाइम गलती से माइनस लिख दिया। गुड बिहार। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दोनों मल्टीप्लीकेशन डन। चलो इसको क्लियर कर दूं, लिख लिया ना सब लोग ने, तो इसको क्लियर कर देता हूँ। तो मेरा सी आर का वैल्यू आ गया, तो इसको हटा देते हैं। अभी हम लोग लेंगे दूसरा ट्रायंगल। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सब डिफरेंट डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। तो हम लोग लिखते हैं एक अलग कलर का पेन से। तो अभी कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग, ट्रायंगल बीडीसी। तो इन ट्रायंगल बीडीसी हमको मालूम है, साथ साथ में लिखो, हमको मालूम है एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई होगा, तो मिलेगा देयरफॉर बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू सीडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। रीजन पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, रीजन पाइथागोरस थ्योरम है। आगे देयरफॉर BC का वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 5.8 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू CD का वैल्यू मुझे ढूंढना है प्लस BD का वैल्यू इज 4 स्क्वायर। So now I will take this 4 square on the other side. So CD square is equals to एक मिनट, हाँ, तो CD square is equals to 5.8 square minus 4 square, ठीक है, 5.8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अगेन यहाँ पर है ना, हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 5.8 प्लस 4 एंड 5.8 माइनस 4। तो लेट अस सॉल्व दिस फर्दर। तो CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5.8 प्लस 4 विल गिव मी 9.8, 9.8 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव मी 1.8। Therefore CD square is equals to, अभी मेरा सब स्टूडेंट लोग जरा ध्यान से सुनो, हेलो, सब लिखना रोक दो, अभी जरा इसका कैलकुलेशन देखो, इसको सिंपल वे में कैसे किया जा सकता है, जरा ध्यान से सुनना। सब लोग लिखना बंद कर दो, ठीक है, सब लोग लिखना बंद कर दो, मेरा आवाज आता रहेगा तो जरा ध्यान से स्क्रीन पे देखो इसका सॉल्विंग। देयर आर टू मेथड, एक तो तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो एंड बाद में उसका रूट ढूंढो, ये पहला तरीका। दूसरा, इसको सिंपल वे में मैं कैसे सॉल्व करेगा मालूम है, इसको 9.8 can also be written as 98/10 and a 1.8 can also be written as 18/10। तो मैं आगे सॉल्व करता हूँ। CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 98 इंटू 18 को मैं मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, देखो नीचे मेरा आ गया 100, तो 98 मल्टीप्लाई बाय 18, तो 98 मल्टीप्लाई बाय 18, इसको मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ, ये स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये तुमको विद प्रैक्टिस ही आएगा। तो ये जो 98 इंटू 18 है, इसको मैं लिखेगा 98 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 9। तुम बोले सर 98 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 9, ये 2 इंटू 9 कैसे है, 2 इंटू 9, ये जो 18 है ना, ये 18 को मैंने स्प्लिट किया है, 18 को स्प्लिट किया है इंटू 2 इंटू 9। अभी देखो इस सम को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सब लोग अपना स्पीकर बंद रखना, तो डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये दो नंबर को है ना मैं मल्टीप्लाई कर देगा, तो 98 इंटू 2 गिव्स मी 196 मल्टीप्लाई बाय 9 द होल अपॉन 100। अभी आगे देखो, अभी मैं क्या करेगा, ये जो CD है ना, CD इसका मैं निकालेगा स्क्वायर रूट, तो इधर आएगा CD इज इक्वल्स टू, अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज कितना, कोई बता सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 196? 14। 14, परफेक्ट। तो यहाँ पर आएगा 14, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 100 10। तो यहाँ पर मिलेगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो मुझे ये वैल्यू मिलेगा। अभी देखो मेरा सम सिंपल हो गया, 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 कितना आता है, 14 इंटू 3 इज 42/10, तो मेरे को डायरेक्टली अभी आंसर मिलेगा CD इज इक्वल टू 4.2 मीटर्स। समझो तुम लोग, ये मैंने क्यों स्प्लिट किया यहाँ पर, ताकि मेरे को एक 196 मिले और एक 90 मिले, मतलब परफेक्ट स्क्वायर मिले, जिसका आंसर है ना डायरेक्ट मेरे को आएगा।
वरना तुम पूरा मल्टीप्लाई करेगा ना तो बाद में तुमको वापस उसका सब फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, वो सब लेंदी होता है। अरे तुम बोले सर ये हमको कैसे समझ में आएगा कैसे करना है, ये तुमको समझ में आएगा विद प्रैक्टिस। अगर तुमने इसका बहुत प्रैक्टिस किया ना तो तुमको मालूम रहेगा ये स्टेप में आके मेरे को ऐसा करना है। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करेगा तो ये स्टेप में आके ना इधर इधर ये वाले स्टेप में आके तुम एग्जाम में फंस जाएगा मतलब फिर तुम कैलकुलेशन में अटक जाएगा, फिर तुम इरिटेट होएगा, तुम गलत करके आएगा। सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया? तो what is required is constant practice। अच्छा प्रैक्टिस करो, then only you will understand this kind of stuff। जहाँ पर है ना एक स्टेप थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, I want you all to copy down। इधर तक कॉपी करो, सम खत्म नहीं हुआ, हमको है ना पूरा रोड का लेंथ चाहिए, हम लोग ने आधा आधा रोड का लेंथ लिया हुआ है, तो इधर तक कॉपी करो, देन वी विल कंटिन्यू। सम खत्म कर डालते हैं। ठीक है, हम लोग को क्या ढूंढना था, हमको है ना टोटल रोड का डिस्टेंस ढूंढना था, तो दिस विल बी द फाइनल पार्ट। तो फाइनल पार्ट हमको ढूंढना था द वैल्यू ऑफ आर डी, तो मिलेगा आर डी इज इक्वल्स टू आर सी प्लस सी डी। वाई? बिकॉज आर डैश सी डैश डी। तो आर सी का वैल्यू कितना है? आर सी का वैल्यू इज 4, सी डी का वैल्यू इज 4.8। नहीं नॉट 4.8, इट इज 4.2। सी डी का वैल्यू इज 4.2, हमें लिख सकते हैं देयरफॉर आर डी इज इक्वल्स टू 8.2 मीटर। तो मैं लास्ट में लिखेगा देयरफॉर width of the street is 8.2 meters। This is my final answer and I will put it in bracket। This ends my sum and this ends my first exercise of Pythagoras theorem। I hope this is absolutely clear। Very simple sum and easy to understand। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा रहेगा ना, ये देखो इसका वीडियोस भी बनाने में बहुत मेहनत लगता है, मतलब इट इज नॉट दैट इजी। तो अगर तुम्हारा दोस्त लोग रहेगा तो प्लीज जरा शेयर करना ताकि सबको इसका बेनिफिट हो। लॉकडाउन में बैठ के ना घर पे लोग आराम से स्टडी कर सके। एंड अगर तुम लोग देखता रहेगा ना तो जरा कमेंट कुछ तो करो, मतलब तुमको क्या समझ में आया, कुछ डाउट रहेगा, समझा तो समझा, ऐसा कुछ तो लिखो, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि मेरे स्टूडेंट को कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बहुत लोग देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, कुछ तो करो, कुछ अच्छी बातें लिखो। ठीक है, अच्छा लगता है सुनने में। सर